Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about post-modern economy and trade and post-modern society and religion. Religion में हम लोग ब्राह्मणिज्म, हिनायान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. So we will start with post-modern economy and trade. Agriculture remained the major activity with trade and commerce being the second important activity. Donation of land to Brahmins and Buddhist monks encouraged them to increase the area of agriculture रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि सातवाहना डायनेस्टी के समय ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को काफी ज्यादा लैंड ग्रांट्स किए गए. तो उन लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हुआ कि अब ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट ने ये लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, नए अच्छे इक्विपमेंट भी लगाने शुरू कर दिए और साथ के साथ एग्रीकल्चर जो एरिया था वो भी इंक्रीज हुआ. तो इन सब रीजंस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इंक्रीज हुआ. तो एग्रीकल्चर इस टाइम पे भी सबसे मेजर एक्टिविटी बनी रही एंड ट्रेड एंड कॉमर्स सेकंड मेजर एक्टिविटी रही. देन मिलिंद पान्हो एंड महावस्तु इन्फॉर्म्स अबाउट वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क्स. तो ये दोनों के अलावा तीसरी चीज क्या हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क्स. द पीरियड विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल स्किल्स. आयरन एंड स्टील वर एक्सपोर्टेड टू इजिप्शियन पोर्ट्स. Then textile, especially silk industry, saw considerable progress in this period. तो आयरन एंड स्टील का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा था, आयरन से स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था एंड इट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू इजिप्ट. उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मेजरली जो सिल्क इंडस्ट्री था उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखी गई. एक तो इंडिया के अंदर भी इसका प्रोडक्शन चल रहा था, सेकेंडली जो चाइना से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें भी इंडियन मर्चेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे थे. देन वास्टनेस ऑफ मौर्यन एम्पायर had already improved communication. Royal highway from Patliputra to Takshila was constructed. Patliputra Tamralipti were connected and north and south were connected through river valleys, coast and mountain passes. ये हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि मौर्यन एम्पायर में रॉयल हाईवेज के ऊपर फोकस किया गया था और हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसकी वजह से ट्रेड को बूस्ट मिला था. तो वो जो ट्रेड को बूस्ट मिला था वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी वो चलता रहा. जैसे कि पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति जो कनेक्ट हुए थे, तो ताम्रलिप्ति एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पाटलिपुत्र एक इंपॉर्टेंट टाउन था जिसकी वजह से इस आसानी से ये ट्रेड एंड कॉमर्स यहां से चलता रहा. देन नॉर्थ और साउथ इंडिया को भी कनेक्ट कर दिया थ्रू रिवर वैलीज एंड कोस्टल जो एरियाज थे वहां पे शिप्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया एंड देन माउंटेन पासेस के थ्रू ओवरलैंड ट्रेड चल रहा था. Then discovery of monsoon by Hippalus in 1st century AD gave impetus to the trade between India and West Asia. Hippalus ने मॉनसून की डिस्कवरी की ऐसा माना जाता है. तो कुछ बोलते हैं कि ये हिप्पलस एक सेलर का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिप्पलस वाज द नेम ऑफ द विंड. तो जो मॉनसून को ही उन्होंने हिप्पलस बोला. तो ये दो तरह के तर्क है. तो ये 1st century AD में इसने एक्सेलरेट किया ट्रेड को बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया. तो कुछ भी हो, चाहिए सेलर का नाम हो चाहिए विंड का नाम हो, एक चीज इसमें हमें क्लियर हो जाती है कि 1st century AD तक हिप्पलस को डिस्कवर किया गया था. दैट मींस मॉनसून को डिस्कवर कर लिया गया था और ट्रेड रिलेशन इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में अच्छे चल रहे थे. देन रूल ऑफ इंडो ग्रीक्स, शकास एंड कुशानास इन नॉर्थ वेस्ट प्रमोटेड ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड चाइना. तो जो एक्सटेंट था कुशानास के रूल का एंड इंडो ग्रीक्स के रूल का, उसके कारण क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ इंडिया के कांटेक्ट बढ़ गए. वो कांटेक्ट बढ़ने की वजह से ट्रेड रिलेशन को भी बढ़ावा मिला. देन इंडियन मर्चेंट्स पार्टिसिपेटेड एज इंटरमीडियरीज इन सिल्क ट्रेड बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. जो कि हमने पहले बात की कि सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में भी हो रहा था, प्लस इंडियन मर्चेंट्स भी सिल्क ट्रेड में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे. देन मर्चेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड चाइना, whereas merchants of South and Western India participated in trade with West Asia, Red Sea and Alexandria. Alexandria means इजिप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. तो वेस्ट एशिया, रेड सी और एलेक्जेंड्रिया को जो ट्रेड चल रहा था वो वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया से जा रहा था. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरसीज ट्रेड. और सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ मेजरली नॉर्थ इंडिया के साथ ओवरलैंड ट्रेड हो रहा था. देन स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बाय रोमन एम्पायर बूस्टेड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. क्योंकि रोमन एम्पायर ने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की उस एरिया को, तो वो एक काफी बड़ी एम्पायर थी जिसकी वजह से वहां पे इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ी
दैट्स द रीजन कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड रिलेशंस बढ़ते रहे। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी, जिसमें हमने लिटरेरी अकाउंट्स जब हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर वी हैड डिस्कस अबाउट दिस ट्रेड रिलेशंस। तो उस पर एक बार फिर से हम नजर मार लेते हैं, एंड उसके अलावा मैं लिंक भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप अगर चाहें तो वहां से फॉरेन अकाउंट्स के बारे में देख सकते हैं। देन प्लिनी, स्ट्रेबो एंड पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी गिव डिटेल्स अबाउट trade between India and Roman Empire, with trade being heavily in favor of India। ये तीनों अकाउंट्स देते हैं, और प्लिनी ने कैटेगोरिकली ये बोला है कि काफी ज्यादा फेवर में था ट्रेड इंडिया के। देन पेपर, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, मुस्लिन, डायमंड्स, सैफ्रॉन, टोर्टोइस शेल, प्रेशियस स्टोन्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम ये सारे चीजें देख रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम वो चीजें हैं जो उस समय लग्जरी मानी जाती थी। तो दैट मीन्स कि इंडिया से ज्यादातर लग्जरियस आइटम्स का एक्सपोर्ट हो रहा था। एंड इंडिया इंपोर्टेड टोपाज, लिनेन, ग्लासवेयर, कॉपर, टिन, लेड, वाइन एंड व्हीट। तो ये चीजें इंपोर्ट हो रही थी। तो प्लिनी ये भी बोलता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया के फेवर में था तो इंडिया वॉज सिंक ऑफ गोल्ड, तो काफी ज्यादा जो गोल्ड था रोमन एम्पायर की तरफ से वो इंडिया के अंदर लैंड हो रहा था। देन इंडिया कुड नॉट fulfill demands of all the items in sufficient quantity, so it had to import items such as spices, tortoise shells, ivory, etc. from Sri Lanka and Southeast Asian countries to export them to Western world। तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड को ये सारी चीजें, लेकिन क्योंकि ये कम पड़ रही थी तो इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और श्रीलंका के साथ भी काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडिया यहां से ये चीजें इंपोर्ट कर रहा था, देन इट वाज एक्सपोर्टिंग इट टू Western world। Then usage of money became prevalent and large number of coins were minted। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कुशानाज ने काफी ज्यादा कॉइन्स को सर्कुलेट किया, देन उसके अलावा सातवाहनास ने भी काफी ज्यादा कॉइन्स इशू किए। तो दैट मीन्स कि मनी का यूसेज काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ट्रेड करना आसान हो गया था। देन सेवरल अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड इन दिस पीरियड such as Mathura, Kushambi, Varanasi and Patliputra in Ganga Valley, then Viratnagar and Madhyamika in Rajasthan, Tripuri and Aran in Madhya Pradesh, Maheshwar and Naptatoli in Gujarat, Dhulikatta, Dharnikota, Amravati and Nagarjunakonda in Andhra Pradesh। ये सारे अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए इस एरा के अंदर। देन मुजिरिस, बारीगजा दैट मीन्स भरूच, ताम्रलिप्ति, तामलुक, चंद्रकेतुगढ़, अरिकामेडू एंड कावेरीपट्टनम वर इंपोर्टेंट पोर्ट टाउन्स। तो मुजिरिस और बारीगजा, ये बारीगजा आज का भरूच हो गया, तो ये जो दो पोर्ट्स थे दे वर एट दी वेस्टर्न कोस्ट। उसके अलावा ताम्रलिप्ति, चंद्रकेतुगढ़, अरिकामेडू एंड कावेरीपट्टनम ये पोर्ट टाउन्स थे ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। देन ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस कॉन्ग्रीगेटेड देमसेल्व्स इन निगम सभा एंड श्रेणीज रिस्पेक्टिवली। तो आर्टिजन्स ने गिल्ड्स बना लिए और ट्रेडर्स ने निगम सभा बना ली। तो गिल्ड हमने पहले भी देख लिया है, मौर्यन पीरियड के अंदर भी गिल्ड चल रहा था, लेकिन अभी जो पोस्ट मौर्यन टाइम में गिल्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देख लीजिए फंक्शन ऑफ गिल्ड क्या क्या है। तो पहला फंक्शन तो हो गया हेल्प इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होना है वो गिल्ड कंट्रोल करता था, एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से किया जाएगा वो भी गिल्ड उसकी देखरेख करता था। देन रेगुलेटेड बिजनेस, कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम बिजनेस। तो एंट्री किस किस को देनी है और जब भी किसी का एग्जिट कराना होगा तो वो चीज भी गिल्ड देखती थी। देन दीज गिल्ड सेट रूल फॉर क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ये भी गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गुड्स की क्वालिटी और प्राइस के ऊपर एक चेक रखे। देन गिल्ड्स ऑल्सो प्रोवाइडेड बैंकिंग सर्विसेज, दैट मीन्स ये अपने जो गिल्ड मेंबर्स थे उनको लोन भी प्रोवाइड करते थे। देन गिल्ड्स नॉट ओनली इशूड सील्स बट ऑल्सो कॉइन्स। द बिहेवियर ऑफ गिल्ड मेंबर्स वॉज कंट्रोल्ड थ्रू गिल्ड कोड्स। अगर किसी गिल्ड मेंबर के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगती है तो विद इन गिल्ड उसको जो कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश गिल्ड कोड्स की तरफ से की जाती थी। तो ये इसके मेन फंक्शंस हो गए। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। देन हो गया एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। देन क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स को देखता है। देन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
एंड देन ये गिल्ड कोर्ट्स का फॉर डिस्प्यूट्स मैनेजमेंट मींस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करने के लिए ये गिल्ड कोर्ट्स का भी काम करता है। देन सील्स और कॉइन्स को भी इशू करता है। देन हम लोग आते हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एंड रिलीजन के ऊपर। तो ये जो समय था उस समय काफी फॉरेनर्स ने इंडिया में आके सेटलमेंट्स की, लाइक वी टॉक्ड अबाउट इंडो ग्रीक्स, देन इंडोशिथियंस, देन कुशानास। तो ये सब लोग इंडिया में आके सेटल हो गए, इनकी किंगडम्स इंडिया के अंदर बन गई। तो क्योंकि इंडिया में वर्ना सिस्टम के ऊपर सोसाइटी चल रही थी, तो इस तरह के लोगों को भी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं जगह देनी जरूरी थी, क्योंकि अगर इनको जगह प्रोवाइड नहीं करते तो ये वर्ना सिस्टम के लिए एक थ्रेट बन जाते हैं, बिकॉज दीज पीपल वर इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। तो हम लोग इसमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फॉरेनर्स हु वर कॉल्ड एज यवना in India achieved political and economic importance, which posed threat to Varna system. मनुस्मृति conferred the status of fallen Kshatriyas. तो इनको fallen Kshatriyas का दर्जा दे दिया गया। The status of Shudras did not see much change and were generally employed as hired labor or slaves. तो जैसे कि मौर्यन पीरियड में भी हमने शूद्रास का देखा कि स्टेटस ऑलमोस्ट सिमिलर था, उनको हायर्ड लेबर, स्लेव्स या एग्रीकल्चरिस्ट इस तरीके के काम में ही ज्यादा वो लोग एंगेज होते थे। तो उसी तरह का जो स्टेटस था वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी शूद्रास का रहा। देन धर्मशास्त्रास मेड श्योर दैट द स्टेटस ऑफ शूद्रास एंड वुमेन रिमेन लो। इनहेरिटेंस रूल्स डिप्राइव्ड वुमेन ऑफ देयर राइट टू प्रॉपर्टी। मैरिज एज फॉर वुमेन वाज लोवर्ड। तो लगातार जो वुमेन की पोजीशन थी वो सोसाइटी के अंदर कम होती जा रही थी। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वुमेन का, वो इनहेरिटेंस रूल्स में उसको वुमेन को डिप्राइव कर दिया गया। देन मैरिज एज भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। देन ब्राह्मणिज्म वाज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति। तो रिलीजन में थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्राह्मणिज्म एक मेजर रिलीजन थी उस समय, उसमें भक्ति का डॉक्ट्रिन आ गया। ब्राह्मणिज्म एसिमिलेटेड अ वैरायटी ऑफ पॉपुलर कल्ट्स ड्यू टू विच ट्रीज, एनिमल्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा एक्वायर्ड डिवाइन एसोसिएशंस। दूसरे कल्ट के मेंबर्स को भी ब्राह्मणिज्म में जगह मिली और उनको ब्राह्मणिज्म में जब एसिमिलेट किया गया तो जो उनके कल्चर थे उसने भी ब्राह्मणिज्म को इन्फ्लुएंस किया। तो जैसे ट्रीज, एनिमल्स और माउंटेन्स और बाकी लिंगा, फैलेस, इस तरह की जो चीजें थी वो भी ब्राह्मणिज्म के अंदर आनी शुरू हो गई। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड इमर्जेंस ऑफ भगवतिज्म एंड शैविज्म। द फॉर्मर रिवॉल्व्ड अराउंड वासुदेव एंड लेटर अराउंड शिव। तो भगवतिज्म लेटर बिकेम वैष्णविज्म, मीन्स ये दोनों एक तरह से एक ही बन गए, एमेलगमेट हो गए। और शैविज्म भी आने वाले समय में इमर्ज होके आया। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था और इसके बाद गुप्ता के टाइम में ये पूरी तरह से फ्लरिश हो चुके थे और इन्होंने अपनी पोजीशन सोसाइटी के अंदर कंसोलिडेट कर ली थी। देन these sects became popular as they showed greater flexibility. A number of non-Aryan fertility cults such as those of the Lingam and Bull merged with the worship of Shiva. जैसे कि हमने पहले बोला कि ब्राह्मणिज्म में भी इस तरीके से काफी ज्यादा पॉपुलर कल्ट्स उसके अंदर एसिमिलेट हो गए थे। उसी तरीके से जो शैविज्म था, शैविज्म के अंदर हमने ये एग्जांपल देखे कि लिंगम और बुल, नंदी, ये शैविज्म के अंदर जो है अमेलगमेट हो गए थे। तो ये थे नॉन आर्यन फर्टिलिटी कल्ट्स। देन बुद्धिज्म मेड अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी इजियर। इंडो ग्रीक्स, कुशानास एंड सातवाहनास पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म। ये जो दो पहले के इंडो ग्रीक और कुशानास, ये फॉरेन ओरिजिन के हैं, तो इनका अब्जॉर्प्शन इंडियन सोसाइटी के अंदर बुद्धिज्म ने इजी कर दिया। एंड इन टर्न बुद्धिज्म को इंडो ग्रीक्स और उसके बाद कुशानास का पैटर्निज्म मिला और सातवाहनास ने भी बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। देन ड्यू टू कनिष्का's empire boundaries extending to Central Asia and China and support of mercantile community, Buddhism witnessed its spread in these areas. तो ये जो समय था ये बुद्धिज्म के एक्सपेंशन का टाइम था। बुद्धिज्म इस समय चाइना, सेंट्रल एशिया, देन श्रीलंका, देन साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे एरियाज के अंदर बुद्धिज्म एक्सपैंड हुआ। तो बुद्धिज्म एक्सपैंड होने की वजह से क्या हुआ कि उसके आइडियाज भी चेंज होने लग गए और वहां के जो लोकल आइडियाज थे उन एरियाज के, वो भी बुद्धिज्म के अंदर पेनेट्रेट करने उन्होंने शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम ऑफ कनिष्का बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू 18 सेक्ट्स. Orthodox adherents called themselves as Hinayan
which became popular in Sri Lanka, Myanmar and Southeast Asia. And Mahayana became popular in India, China, Japan, Tibet and Central Asia. तो इस तरह से ये दो भागों में बट गया मेजरली. एक हो गया हिनायान जो कि ऑर्थोडॉक्सी में ज्यादा बिलीव करते थे, एंड देन महायान जिन्होंने नए जो आइडियाज थे उनको भी एसिमिलेट कर लिया और ये भक्ति से भी थोड़ा प्रेरित रहा. देन हिनायान रिगार्डेड इंडिविजुअल सैल्वेशन एज गोल एंड महायान रिगार्डेड सैल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स एज ऑब्जेक्टिव. ये एक बेसिक डिफरेंस हिनायान और महायान के बीच में है कि हिनायान इंडिविजुअल सैल्वेशन में बिलीव करता है और महायान सैल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स में बिलीव करता है. महायान बिलीव्ड बोधिसत्व वर्कड सेल्फलेसली फॉर द गुड ऑफ होल मैनकाइंड एंड बिलीव्ड इन ट्रांसफर ऑफ मेरिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो महायान में ये बोला जाता है कि बोधिसत्व जो है वो पूरी मैनकाइंड के सैल्वेशन के लिए काम करता है और इसीलिए जो मेरिट है जो बोधिसत्व एक तरह से अचीव कर रहा है वो मेरिट वो दूसरों में भी ट्रांसफर कर सकता है. तो लेकिन हिनायान में क्या बोल दिया गया, इसको इस चीज को नकार दिया गया और इन्होंने इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात की. देन इन महायान बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ह्यूमन गॉड टू हुम वर्शिपर्स कुड प्रे. सो डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति बिकेम इंपॉर्टेंट इन महायान बुद्धिज्म. तो धीरे धीरे भक्ति का भी जो इन्फ्लुएंस महायान के ऊपर दिखने लग गया, क्योंकि बुद्धा को पहले एज अ सिंबल ही वर्शिप किया जा रहा था, लेकिन महायान बुद्धिज्म जैसे जैसे इन्फ्लुएंशियल होती गई तो बुद्धा को एज अ ह्यूमन गॉड प्रे करना उसके सामने शुरू कर दिया गया. देन द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा विद इलैबोरेट रिचुअल्स फॉर्मूले एंड चार्म रिप्लेस्ड वर्शिपिंग द सिंबल्स ऑफ बुद्धा. तो जो हम बात कर रहे थे कि रिचुअल्स और चार्म्स भी बुद्धिज्म के अंदर आ गई, तो ये सारी महायान बुद्धिज्म की बातें हो रही है. तो इस चीज ने सिंबलिज्म जो था बुद्धिज्म में उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया. लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म ऑल्सो डेवलप्ड द प्रैक्टिस ऑफ इमेज वर्शिप. तो दैट मीन्स कि इमेज वर्शिप को इस समय ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था. तो हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या इसमें डिस्कशन किया है. सो वी स्टार्टेड विद पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी एंड ट्रेड. सबसे पहले देख लिया कि मेजर एक्टिविटीज कौन कौन सी थी इकोनॉमी के अंदर. देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रेड किन किन कंट्रीज के साथ किन किन एरियाज के साथ चल रहा था. देन वी टॉक्ड अबाउट द इम्पेटस गिवन बाय द मौर्यन एम्पायर और वो अभी तक भी चल रहा था. देन मॉनसून का डिस्कवरी एक ब्रेक थ्रू था इसमें. देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो फॉरेन रूलर्स थे उनकी वजह से किस तरह से ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा मिला इंडिया के. देन कौन कौन से रूट्स के ऊपर इंडियन मर्चेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे थे उसके बारे में हमने देख लिया. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स जिन्होंने इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन के बारे में जानकारी दी है, विच इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम्स इन एंड फ्रॉम इंडिया. देन वी टॉक्ड अबाउट कि यूसेज ऑफ मनी जो है वो बढ़ गया था. एंड देन अर्बन एरियाज के बारे में थोड़ा सा देख लिया, कौन कौन से अर्बन एरियाज थे उस समय एंड कौन कौन से पोर्ट टाउन्स थे. देन वी टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ गिल्ड्स एंड देन वी मूव टू सोसाइटी एंड रिलीजन. तो सोसाइटी एंड रिलीजन में फॉरेनर्स के ऊपर जरूर फोकस रहा हमारा. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसके आंसर देने में कि फॉरेनर्स को वर्ण सिस्टम के अंदर किस तरीके से लाया गया. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड शूद्रास एंड देन अबाउट चेंजेस इन ब्राह्मणिज्म एंड अदर कल्ट्स लाइक वैष्णविज्म एंड शैविज्म. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट बुद्धिज्म में किस तरह से महायान बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही थी और किस किस एरिया में महायान बुद्धिज्म एंड हिनायान बुद्धिज्म पॉपुलर हुए थे. टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पोस्ट मौर्यन पीरियड. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.